हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और इसका नाम है होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस आपके हर मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज में आता ही, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे आपके कॉलेज के एग्जाम हो, इसका काफ़ी वेटेज रहता है। एक दो क्वेश्चन इससे देखने को ही मिलते हैं। होम्योस्टासिस का मतलब क्या है? होमो मतलब होता है सेम, स्टाटिस मतलब स्थिति। अगर एक हम अपनी बॉडी से रिलेटेड इसको पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, इसके सारे मैकेनिज्म को भी पढ़ेंगे, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, वो सारी चीज़ें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं होम्योस्टासिस की। होम्योस्टासिस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पिट चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशन। हमारी बॉडी में जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उससे हमारी बॉडी खुद के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती है। उसी मेंटेन रखने के प्रोसेस को, उसी को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस इस बात को इंश्योर करता है कि हमारी जो बॉडी सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भाई अगर देखो बाहर का इन्वायरमेंट ज़्यादा है या टेम्परेचर ज़्यादा है, उससे हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारी बॉडी की जो फंक्शन है, जो वर्क चल रहे हैं कंटिन्यूसली, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि हम बीमार हो जाएंगे। ओके, तो ये होम्योस्टासिस क्या करता है? बाहरी इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है, उसी को बोलते हैं होम्योस्टासिस। ठीक है, और इससे हम हमेशा हेल्दी रहते हैं और ठीक रहते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको रेगुलेट करती है हमारी बॉडी सिस्टम। उसमें कौन कौन सा? पहला टेम्परेचर है, पीएच बैलेंस है, ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड प्रेशर है और फ्लूइड बैलेंस है। जैसे आप टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, हम अगर टेम्परेचर की बात करें तो देखते हैं ना कि हमारी बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, अभी गर्मियाँ चल रही तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाता। अगर हम बात करें, जैसे देखो ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अभी जैसे 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस यानी 40 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, तो अब ये हमारी धीरे धीरे बॉडी को भी हार्म करेगा। ये टेम्परेचर हम धीरे धीरे हमारी बॉडी का भी बढ़ेगा। अगर हमारी बॉडी का बढ़ेगा, ठीक है, तो इससे क्या है, जो हमारी बॉडी के फंक्शन है वो आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? स्वेट रिलीज करेगी। हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी की जो स्किन है वो क्या रिलीज करेगी? स्वेट रिलीज करेगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपने ही टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी, अपनी बॉडी टेम्परेचर पे ही हमेशा मेंटेन रहेगी। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर आप लोग जानते होंगे यही, अब जैसे अभी तो समर का है, अगर विंटर का देखें, अब ये तो समर का है, अगर विंटर का देखें तो विंटर में क्या होता है बेटा? विंटर में क्या होता है कि विंटर में टेम्परेचर आपका 15 डिग्री या 10 डिग्री इस तरीके से हो जाता है ना, 15 डिग्री और 10 डिग्री हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी कप कप आती है, हमारी बॉडी कप कप आती है ठंड से, तो उसमें क्या है? एनर्जी जनरेट होती है, जिससे कि टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। इस तरीके से हमारी बॉडी खुद को मेंटेन रखती है, जैसे कि टेम्परेचर में ऐसे शुगर लेवल है, ऐसे फ्लूइड लेवल है, ऐसे पीएच बैलेंस है। तो चलो हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि कैसे चीज़ें हैं। इसमें कुछ फीडबैक सिस्टम काम करते हैं, जो कि आपकी बॉडी को जहां प्रॉब्लम हो रही होती है बॉडी में, उसको पहुंचाते हैं। वो कैसे कैसे मैकेनिज्म काम करता है उस पर बात कर लेते हैं। व्हेन चेंज अकर द बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट, अगर हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में कहीं भी कोई चेंजेस आ रहा है, तो फीडबैक सिस्टम क्या करता है? वर्क उसको रीस्टोर इट टू अ नॉर्मल, मतलब हमारा जो फीडबैक सिस्टम है उसमें वर्क करके उसको फिर से नॉर्मल लाने की कोशिश करता है, या फिर से नॉर्मल उसको लाएगा लेवल पे। ठीक है, तो उसमें आपका रिसेप्टर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, इफेक्टर होता है। जैसे हमारी बॉडी में क्या हुआ, हमारी बॉडी में कहीं कोई चेंजेस हुए, जैसे देखो अभी हमारी बॉडी बैलेंस्ड है, होम्योस्टासिस लेवल पे है, ये बिल्कुल बैलेंस पे है, ये आपकी बैलेंस बॉडी है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में क्या हुआ, या टेम्परेचर हो गया, कुछ भी है, कोई भी चीज़ें इनबैलेंस हो गई। अब हमारी बॉडी का जो होम्योस्टासिस है वो इनबैलेंस्ड हो गया। इनबैलेंस्ड हो गया,
ऐसे अभी देखो ये बैलेंस था, अब ये इनबैलेंस हो गया। जब इनबैलेंस हुआ तो हमारी बॉडी में क्या हुआ, स्टिमुलस जनरेट हुए। हमारी बॉडी ने क्या किए, स्टिमुलस जनरेट किए। ये स्टिमुलस होते हैं बेटा एक तरीके से सिग्नल, हमारी बॉडी ने क्या जनरेट किए, सिग्नल। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम, आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैले होते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा, स्टिमुलस जनरेट करेगा और स्टिमुलस आपका इनपुट भेजेगा रिसेप्टर को। इनपुट भेजेगा किसको, भेजेगा रिसेप्टर को। रिसेप्टर क्या करेगा, रिसेप्टर आपको कंट्रोल सेंटर को सिग्नल भेजेगा, मतलब एक तरीके से उसी इनपुट को ट्रांसफर कर देगा कंट्रोल से जो है कंट्रोल सेंटर में। जो आपका रिसेप्टर है उसने आपकी प्रॉब्लम जानी, स्टिमुलस जैसे जनरेट हुआ तो रिसेप्टर जो है बेटा वो उसने आपके बॉडी की प्रॉब्लम जानी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। उसने उसी प्रॉब्लम को भेज दिया कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर आपका ब्रेन है, कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सेंटर क्या है, आपका ब्रेन है। तो कंट्रोल सेंटर ने उसको एनालाइज करेगा कि यार प्रॉब्लम है क्या। कंट्रोल सेंटर उसको एनालाइज करेगा प्रॉब्लम्स को और फिर आउटपुट जनरेट करेगा। ये क्या जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट जनरेट करेगा और वो इफेक्टर के थ्रू उस जहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को फिर से रीस्टोर करेगा, यानी रिस्पॉन्स द अफेक्टर फीड्स बैक द इन्फ्लुएंस मेंटेनिंग द स्टिमुलस। ये एक तरीके से होम्योस्टासिस को मेंटेन करेंगे, किसके जरिए, फीडबैक के जरिए। अभी हम फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे। हमारे दो फीडबैक सिस्टम होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। तो उसके जरिए ये प्रॉब्लम्स को मतलब ठीक करने का काम करेगा। तो रिसेप्टर ने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम को सेंस किया, उसी प्रॉब्लम्स को सिग्नल के थ्रू आपका ब्रेन को भेज दिया। ब्रेन आपका कंट्रोल सेंटर है। ब्रेन ने प्रॉब्लम को एनालाइज किया और उस प्रॉब्लम्स को इफेक्टर को भेज दिया और इफेक्टर इसको ठीक करने का काम करता है। आगे हम बात कर लेते हैं रिसेप्टर। आपने अभी मैंने बताया कि रिसेप्टर आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ऑफ ए नर्व एंडिंग, जो आपकी नर्व सेल्स की एंडिंग होती है, जैसे हमारी इस तरीके से नर्व सेल्स होती हैं ना, इस तरीके से, तो ये आपकी नर्व एंडिंग है, ये आपकी नर्व सेल्स की एंडिंग है। तो एंडिंग में इंपल्स जनरेट होते हैं और ये आगे चल के ट्रांसफर करेगा, ऐसे धीरे धीरे ट्रांसफर करते करते ब्रेन को पहुंचा देंगे प्रॉब्लम। डिटेक्ट चेंजेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जहां भी कोई भी इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कहीं भी कोई चेंजेस हो रहा है इंटरनल इन्वायरमेंट में, तो उसको डिटेक्ट करने का काम आपका रिसेप्टर करेगा। रिसेप्टर आपका कंट्रोल सेंटर को भेज देगा। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, रिसीविंग इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स, मतलब किससे, सेंसरी रिसेप्टर से, और उसको एनालाइज करेगा। उनको जो है जो इम्पल्स आए हैं, चाहे केमिकल्स के थ्रू आए हैं, चाहे हार्मोन्स के थ्रू आए हैं, और उनको एनालाइज करने के बाद जनरेटिंग रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद इम्पल्स जनरेट करेगा, मतलब सिग्नल भेजेगा। भाई एक तो सिग्नल आया, उसके बारे में एनालाइज किया ब्रेन ने, फिर सिग्नल भेजेगा, ठीक है, हार्मोन्स एंड अदर केमिकल सिग्नल के थ्रू, चाहे हार्मोन्स सिग्नल के थ्रू या केमिकल सिग्नल के थ्रू, ये जो है इम्पल्स को भेजने का काम करेगा, मैसेज भेजने का काम करेगा। अब इफेक्टर क्या करेगा, जो कंट्रोल सेंटर के थ्रू इम्पल्स आया है, मैसेज आया है, उसके थ्रू ये काम करेगा, यानी इफेक्ट करेगा बॉडी में। एन इफेक्टर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर लाइक अ मसल्स ग्लैंड दैट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एंड एक्ट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स अल्टीमेटली हेल्पिंग टू मेंटेन होम्योस्टासिस। अब हमारी जो बॉडी की और ऑर्गन्स हैं या ग्लैंड्स हैं, वो उस प्रॉब्लम्स को, जो मैसेज आया है ब्रेन के थ्रू, उसको ठीक करने का काम करेंगे कि भैया आप ऐसे काम करो और इस तरीके से आपकी बॉडी के ऑर्गन्स ठीक होंगे। तो ये इफेक्टर है, इफेक्टर का उसको ठीक करने का काम करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा होम्योस्टासिस। अब होम्योस्टासिस दो फीडबैक सिस्टम होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ये प्रॉब्लम्स को एक्चुअली में ठीक, जो आपका इफेक्टर सिग्नल आया ना इफेक्टर के थ्रू, वो इफेक्टर इन दो सिस्टम के थ्रू प्रॉब्लम्स को ठीक करने का काम करेगा। तो हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। पहले
पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि जैसे कि देखो, इन पॉजिटिव फीडबैक लूप एन इफेक्टर एम्पलीफाई इनिशियल स्टिमुलस लीडिंग इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस। कोई सिग्नल आया है और उस सिग्नल को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, उस जो है स्टिमुलस को या इम्पल्स को उसको बढ़ा देना, वो आपका पॉजिटिव फीडबैक है। यहाँ देखो प्यारी सी लेडी है और इसको जब डिलीवरी होने वाली होती है, पार्चुरेशन होने वाली होती है, तो अब देखो ये हमारा यूटरस है, ये हमारा क्या है बेटा, ये यूटरस है, ये एक तरीके से बेबी है। अब बेबी नीचे आएगा, अब हमारा बेबी नीचे आएगा, तो ये गर्भाशय के नीचे एक रास्ता होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं। अब ये सर्विक्स बहुत छोटी नली होती है, बहुत छोटी वो होती है कैविटी। अब ये बेबी यहाँ से आएगा कैसे, तो भाई रास्ता तो है नहीं, तो जब बेबी यहाँ पे पुश करेगा इस सर्विक्स में, जब बेबी यहाँ पे पुश करेगा इस सर्विक्स में, तो यहाँ सर्विक्स में क्या हुआ, एक स्टिमुलस जनरेट हुआ, एक इम्पल्स जनरेट हुआ। वो इम्पल्स क्या करेगा, सर्विक्स जो है, जैसे भाई सर्विक्स स्ट्रेच होगा तो इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स जब जनरेट होगा तो वो सिग्नल भेजेगा, यानी रिसेप्टर के थ्रू आपका कंट्रोल सेंटर में जाएगा। कंट्रोल सेंटर एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स जो है सिक्रीट करेगा, ब्रेन आपका ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सिक्रीट कराएगा, जो कि क्या करेगा, मसल को और स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा। यानी मसल्स को बोलेगा, वो हार्मोन्स क्या करेगा, मसल्स को और स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा, स्मूथ बना देगा, और स्मूथ बना देगा तो और स्ट्रेच होगा। और जब जो सर्विक्स वाला रास्ता है, ये जो सर्विक्स है और अच्छे से स्ट्रेच होगा तो ये और ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा। भाई जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतनी स्ट्रेचिंग और स्मूथनेस ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से बेबी हमारा डिलीवर हो जाएगा। इस तरीके से ये स्ट्रेच होगा और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक अपना जो है एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, जिससे कि ये हमारा जो सर्विक्स वाला पतला कैनाल है, जो रास्ता है, ये धीरे धीरे वाइड होता जाएगा, फैलता जाएगा, जिससे कि बेबी आसानी से आपका डिलीवर हो जाएगा। ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में अगर आपके ब्लड वेसल्स में कहीं कट लग गया तो ब्लड आपका बाहर फ्लो करने लगता है। अब ब्लड क्लॉटिंग में आपका प्लेटलेट इनडायरेक्टली हेल्प करता है, वो एक प्लग बना लेता है। अब वो क्या करेगा, जैसे ही प्लग बनाएगा प्लेटलेट, तो वो एक कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा। जैसे जहाँ पे ब्लड निकलने लगा है वैसे प्लेटलेट एक्टिव हो गई, और वो एक्टिव होने के बाद क्या बनाने लगेंगे, प्लग बनाने लगेंगे। प्लग मतलब क्लॉट होने लगेंगे, और जब प्लग बनाने लगेंगे तो वो कुछ और केमिकल सीक्रेट करेंगे, और वो केमिकल्स क्या करेंगे, एक तरीके से और प्लेटलेट को इकट्ठा करेंगे और प्लेटलेट को अट्रैक्ट करेंगे। कहाँ पे, जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स में कट लगा हुआ है। और इस तरीके से मतलब भाई प्लेटलेट जैसे जैसे इकट्ठा हो रहे हैं वैसे वैसे केमिकल रिलीज कर रहे हैं, और वैसे वैसे ही और आपका प्लेटलेट वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ये है आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब अगर हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात करें तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल द मैकेनिज्म वेयर इफेक्टर एक्शन प्रोड्यूसिंग रिवर्सेस। मतलब कोई प्रोसेस है आपके बॉडी में, कोई चीज़ें, अब देखो पॉजिटिव फीडबैक्स में क्या था कि वो प्रोसेस को इन्हांस कर रहे थे, प्रोसेस को बढ़ा दे रहे थे और ज़्यादा कर दे रहे थे, है ना, जिससे कि हमें बॉडी फंक्शन में आसानी हो किसी भी चीज़ के लिए। जैसे डिलीवरी के लिए स्ट्रेचिंग ज़्यादा चाहिए तो पॉजिटिव फीडबैक ने क्या किया, स्ट्रेचिंग को और बढ़ा दिया। अब नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, ये रिवर्स करेगा, प्रोसेस को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। कोई भी चीज़ ज़्यादा बढ़ गई उसको नीचे लाना, कोई डाउन चली गई उसको भी ऊपर लाना, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का काम है। अब अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें, जैसे अभी हमने पिछली क्लास में, पिछले उस पर पढ़ा हमने पॉइंट में कि हमारी बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ गया, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया 37 डिग्री सेल्सियस से, यानी 99 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो गया, तो अब रिसेप्टर जनरेट हो, मतलब इम्पल्स जनरेट होगा, स्टिमुलस जनरेट होगा, और वो स्टिमुलस आपके रिसेप्टर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और उस स्टिमुलस को रिसेप्टर भेजेगा भैया ब्रेन के पास। यानी इनपुट जनरेट किया, यहाँ पे क्या जनरेट किया, इनपुट जनरेट किया। अब इस इनपुट के थ्रू इंफॉर्मेशन ब्रेन को पता चली,
कि भैया हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ब्रेन क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। ब्रेन क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, यानी इफेक्टर को बताएगा, इफेक्टर को बताएगा कि भैया ब्लड वीसेल्स हैं, उनसे बोलो कि जो स्किन में जो ब्लड वीसेल्स हैं, स्किन में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं हमारी, स्वेट ग्लैंड। तो ब्लड के थ्रू चीज़ें आई, इम्पल्स आया, नर्व के थ्रू इम्पल्स आया, यानी उस तरीके से आपके स्किन को पता चल जाएगा और स्किन क्या करेंगी, स्वेट रिलीज करने लगेंगे। स्किन क्या रिलीज करने लगेंगे बेटा, स्वेट, यानी पसीना आने लगेगा। पसीना आने लगेगा तो इससे टेम्परेचर आपका जो बढ़ रहा था, जो आपका टेम्परेचर 50 डिग्री या 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था, जो 50 और 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था, अब वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर से आपका 37 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आपका आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, मैंने इसको हाथ से लिख रखा। इन बाई चांस आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए, आपकी हार्ट रेट, सॉरी, अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए अचानक सा, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, अगर आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो भैया ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना। अब देखो ये क्या है, ये आपके ब्लड वीसेल्स है, इसमें आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ये जो ब्लड की दीवार है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को ज़्यादा पुश कर रहा ना। तो जब हार्ट रेट बढ़ेगी तो ब्लड भी, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा तो स्टिमुलस जनरेट हुआ, रिसेप्टर को पता चलेगा कि भैया ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ रहा। तो रिसेप्टर क्या करेगा, इनपुट जनरेट करेगा। इनपुट आपके कंट्रोल सेंटर को देगा, किसको, ब्रेन को। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन कलेक्ट द इनपुट एंड सेंड आउटपुट। ब्रेन उसको एनालाइज करेगा इंफॉर्मेशन को। अच्छा आपके बॉडी में क्या है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा, तो उसको इनपुट को एनालाइज करेगा, उसमें मतलब उसको जानेगा, पहचानेगा, फिर ये आउटपुट भेजेगा। मतलब जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसको इनपुट बोल दिए, और जो इम्पल्स भेज रहा है यानी मैसेज को जो भेजता है, रिसीव वाले को इनपुट और भेजने वाले को आउटपुट। तो जब ब्रेन आउटपुट भेजेगा, इफेक्टर को बताएगा, तो इफेक्टर पता क्या करेगा, इफेक्टर का ब्लड वीसेल्स रिसीव आउटपुट, ब्लड वीसेल्स क्या करेंगे, रिसीव्स आउटपुट, गेट डायलेटेड। अब देखो जैसे कि यहाँ पे इस ब्लड वीसेल्स को मैं अगर ऐसे बताऊं, रुक जाओ, अब देखो अभी हमारा जो ब्लड प्रेशर था वो इस पे लग रहा था, अब इसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। अब हम क्या किए कि जब इफेक्टर के थ्रू मैसेज आया यानी इम्पल्स आया, तो ब्लड वेसल्स क्या हो गए, डायलेटेड। डायलेटेड का मतलब हुआ कि इनका वाइड हो जाना। अब ये ब्लड वेसल्स चौड़ी हो गई इस तरीके से, अब ये ब्लड वेसल्स चौड़ी हो गई, तो जो ब्लड अभी इतने पाइप में जा रहा था अब वो इतने बड़े ब्लड वेसल्स में आ गया, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जो प्रेशर अभी इतने में लग रहा था वो अब इतने में लगेगा, तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज्ड हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। इस तरीके से आपकी बॉडी आपके हर एक चीज़ को कंट्रोल में रखती है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे ब्लड शुगर लेवल हो। इस तरीके से आपके नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो आपका हार्ट रेट बढ़ रहा था उसको फिर से क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, नॉर्मल कर लिया। जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था होम्योस्टासिस के थ्रू, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, वो फिर से आपका नॉर्मल हो गया। इतना समझ में आया ना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों को। ओके, थैंक यू सो मच।